अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम पढ़े थे फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी को हम दो पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक क्या होता है ये हमने पढ़ा था कि फार्माकोडायनामिक हम किसे कहते हैं कि जो ड्रग हमारी बॉडी के साथ करती है उसे क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। और जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है उसके क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। ड्रग क्या करती है हमारी बॉडी के साथ, ड्रग जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देती है। फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मीन्स कि जिस मकसद के लिए हम ड्रग को ले रहे हैं, चाहे वो हम एज अ पेन किलर ले रहे हैं, जब ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ले रहे हैं या किसी और मकसद के लिए ले रहे हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। और ड्रग ये अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देती कैसे है, ड्रग बॉडी में जाके डिफरेंट चेंजेस करती है। कुछ केमिकल्स की मिकदार को ज़्यादा कर देती है, कुछ केमिकल्स की मिकदार कम कर देती है, कुछ रिएक्शंस को इनहिबिट कर देती है, कुछ रिएक्शन को तेज़ कर देती है। इस तरह से डिफरेंट चेंजेस करके जो ड्रग है वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देती है। जो ड्रग हमारी बॉडी के साथ करती है उसको क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है। और हमारी बॉडी जो ड्रग के साथ करती है, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करवाती है, फिर उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर उसकी मेटाबॉलिज्म करती है, उसको इनएक्टिव करती है और इनएक्टिव करने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। तो ये क्या कर रही है, हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। फार्माकोकाइनेटिक्स को हम 4 पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फर्स्ट 2 पैरामीटर्स एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म, जो कि फार्माकोकाइनेटिक का 3rd पैरामीटर है। मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब भी हम कोई ड्रग ओरली या बाय माउथ लेते हैं तो वो स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाती है, ब्लड में। ड्रग का स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन से होके ब्लड में आने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। जब ड्रग ब्लड में आ जाती है तो ब्लड फिर इस ड्रग को डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में ले जाता है ताकि ड्रग अपने टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंच के अपना इफ़ेक्ट दे सके। टारगेट टिश्यूज़ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्रग तो पूरी बॉडी में जा रही है, हर ऑर्गन्स तक जा रही है, टिश्यू तक जा रही है, लेकिन ड्रग अपना इफ़ेक्ट सिर्फ खास टिश्यूज़ पर ही देगी। ऐसे टिश्यूज़ पर, ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ पर देगी जिन ऑर्गन्स में उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि टारगेट टिश्यूज़ पर जाके अपना इफ़ेक्ट देती है, क्योंकि ड्रग सिर्फ उन्हीं टिश्यूज़ में अपना इफ़ेक्ट देगी जिसमें उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। दूसरे ऑर्गन में तो जाएगी लेकिन वहाँ पे वो अपना इफ़ेक्ट नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स नहीं होंगे। रिसेप्टर और ड्रग का आपस में की एंड लॉक की तरह काम करते हैं। जिस तरह से एक स्पेसिफिक की के लिए स्पेसिफिक लॉक होता है, कोई और की उस लॉक को नहीं लग सकती, इस तरह से एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग ही होती है। जिस ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर रिसेप्टर के केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ मैच करता हो। कोई और ड्रग उस रिसेप्टर से ना तो बाइंड करेगी ना ही अपना इफेक्ट देगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस शेप की एक ड्रग है। ठीक है। इसके केमिकल फार्मूलेशन ऐसी है कि इसकी शेप इस तरह की है, तो जो रिसेप्टर होगा उसकी शेप भी ऐसी ही होगी, तभी ये इसमें फिट आएगी। ठीक है। अगर ड्रग की शेप ऐसी है और रिसेप्टर ऐसा है तो ये उसमें फिट नहीं आएगी। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ड्रग और रिसेप्टर आपस में क्या है, की एंड लॉक। तो स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर ही बाइंड करेगी। ठीक है। तो ड्रग टारगेट टिश्यूज़ में जाके अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड कर देती है, बाइंड विद रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के बाद ये फिर अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देगी। फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमने पहले भी बताया है कि फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है, कि जिस मकसद के लिए हम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी पेन किलर ले रहे हैं या स्टमक इशू के लिए ड्रग ले रहे हैं या बीपी कम करने के लिए ड्रग ले रहे हैं, शुगर लेवल को कम करने के लिए ड्रग ले रहे हैं, तो जिस मकसद के लिए हम ड्रग को लेते हैं वो उसका क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। ठीक है। तो ब्लड का ड्रग को उसके टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचाना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हो गया अब तक का जो हमने पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमें पता है कि
किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, चाहे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही क्यों ना हो, चाहे वो हम अपने फ़ायदे के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, उसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चाय का इस्तेमाल एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। इस तरह अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी को नुकसान देगा, हमारी आई साइट पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक हद तक इस्तेमाल उसका फ़ायदा देगा, लेकिन उस हद से उस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। इसी तरह से ड्रग के साथ भी ऐसा ही है कि ड्रग अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी। इसीलिए बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जितनी जल्दी हो सके वो ड्रग से अपना काम लेके उसे बॉडी से रिमूव करवा दें। तो इसके लिए बॉडी के लिए ज़रूरी होता है कि पहले ड्रग को रिसेप्टर से रिमूव करवाए, क्योंकि ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करती है तब भी वो अपना इफेक्ट देती है, ठीक है। तो जितनी देर तक ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगी उतनी देर तक वो अपना इफेक्ट देती रहेगी, ठीक है। रिसेप्टर से ड्रग रिमूव होकर ब्लड में आएगी, तभी फिर ब्लड किडनी और यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देगा। क्योंकि पता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स का हमारा जो लास्ट पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक का, वो है एक्सक्रीशन, यानी कि ड्रग का बॉडी से रिमूवल। एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरी है कि जो ड्रग है वो रिसेप्टर से रिमूव होके ब्लड में आए। रिसेप्टर से ड्रग किस तरह से रिमूव होती है, वो होती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो बॉडी ड्रग की किस तरह से मेटाबॉलिज्म करती हैं? मेटाबॉलिज्म में 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो एक्टिव ड्रग होती है वो इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ड्रग रिसेप्टर से रिमूव होके ब्लड में एंटर हो जाती है। पहले स्टेप में एक्टिव ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और दूसरे स्टेप में ड्रग रिसेप्टर से रिमूव होके ब्लड में आ जाती है, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा के ड्रग रिसेप्टर से मूव होकर ब्लड में आएगी तभी वो एक्सक्रीट होगी। मेटाबॉलिज्म में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। कुछ ड्रग्स के लिए सिर्फ फेज़ 1 ही काफ़ी होती है कि वो एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट होकर फिर रिसेप्टर से रिमूव हो जाती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं वो फेज़ 1 के बाद भी रिसेप्टर के साथ बाइंड रहती है, तो इनको फिर रिसेप्टर से रिमूव कराने के लिए फेज़ 2 रिएक्शंस ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फेज़ 1 में क्या होता है? फेज़ 1 में बॉडी ड्रग का डिफरेंट केमिकल्स के साथ केमिकल रिएक्शन करवा के ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ कर देती है। वो केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सल्फोनेशन, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। ये हम ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीडेशन में आपको पता है ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ऐड होता है। ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फेज़ 1 के रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो बॉडी ये करती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन करवा के ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। पोलैरिटी इंक्रीज़ मीन कि ड्रग की वाटर सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हमें पता है कि वाटर जो है वो पोलर होता है, ठीक है, और हमें पता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। वाटर पोलर है तो इसमें पोलर चीज़ ही डिज़ोल्व होगी, तो ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ड्रग की वाटर सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ की जाती है। ड्रग की पोलैरिटी क्यों इंक्रीज़ करते हैं फेज़ 1 में? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जो ब्लड होता है परसेंटेज, उसमें वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और अगर ड्रग पोलर होगी यानी कि उसकी वाटर सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिसेप्टर के अंदर जैसे जैसे ब्लड ड्रग के ऊपर से पास करता जाएगा, जैसे जैसे ब्लड ड्रग के ऊपर से पास करता जाएगा ड्रग उसमें डिज़ोल्व होती जाएगी, ठीक है। ड्रग ब्लड में डिज़ोल्व होती जाएगी और फिर रिसेप्टर से रिमूव हो जाएगी। कि हमने कहा है ना कि मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ड्रग एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट होती है और दूसरा वो रिसेप्टर से रिमूव होकर ब्लड में आती है। तो अगर ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर जैसे जैसे ब्लड ड्रग के ऊपर से पास करता जाएगा ड्रग ब्लड में डिज़ोल्व होती जाएगी और रिसेप्टर से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है लिपोफिलिक होती है या
नॉन पोलर होती है। तो अगर ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ड्रग नॉन पोलर रहेगी। तो हमने पहले भी कहा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो वो सेल मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अगर किसी भी तरह से ड्रग ब्लड में आ भी जाती है थोड़ी बहुत, तो वो फिर दोबारा से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर से टिश्यूज़ में आ जाएगी। इसके अलावा जब ब्लड किडनी से पास करेगा ट्यूब्यूल्स, तो किडनी के ट्यूब्यूल्स के सेल मेम्ब्रेन से भी ड्रग दोबारा से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगी और यूरिन से रिमूव नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ की जाए। फेज़ 1 में ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज़ की जाती है, जिससे क्या होता है, ड्रग आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और फिर रिसेप्टर से रिमूव हो जाती है। ठीक है। फेज़ 2 में क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जो कि फेज़ 1 के बाद भी रिसेप्टर के साथ बाइंड रहती हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि इनके फेज़ 2 रिएक्शन करवाए जाएँ। फेज़ 2 रिएक्शंस में क्या होता है कि फेज़ 2 रिएक्शन में जब हम फेज़ 2 रिएक्शन करवाते हैं तो ड्रग की शेप चेंज हो जाती है। जब शेप चेंज हो जाएगी तो हमें पता है कि जो रिसेप्टर और ड्रग होती है वो आपस में की एंड लॉग होता है। ठीक है। तो अगर की शेप चेंज हो जाएगी तो वो लॉक में एडजस्ट नहीं होगी, लॉक में फिट नहीं होगी। तो इस तरह से अगर ड्रग की शेप चेंज हो जाएगी तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रग की शेप इस तरह की है तो उसके लिए रिसेप्टर की शेप भी इस तरह की होनी चाहिए। अगर ड्रग की शेप चेंज होके रिसेप्टर की शेप ये है और ड्रग की शेप चेंज होके ये हो गई है तो वो इसके अंदर फिट नहीं आएगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो फेज़ 2 रिएक्शंस में क्या होता है कि शेप चेंज हो जाती है, ड्रग की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। और जब शेप चेंज होगी तो वो रिसेप्टर में फिट नहीं आएगा, और रिसेप्टर से तो ड्रग रिसेप्टर में फिट नहीं आएगी और रिसेप्टर से रिमूव हो जाएगी। ठीक है। हम आज तक के लिए यही, नेक्स्ट हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। फेज़ 1 और फेज़ 2 के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।